नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में मैं 2 हफ्ते बाद आया हूं। कुछ वजहों से चर्चा में मैं शामिल नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पूरे दौरान शार्दुल और बाकी हमारे साथियों के साथ चर्चा का आनंद लिया होगा। और इस हफ्ते की चर्चा में भी हम कुछ मज़ेदार और कुछ बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण विषय जो पूरे हफ्ते सुर्खियों में रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के निगाहों में रहे हैं, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, उन विषयों पर बातचीत करेंगे। और जो मेरे साथ साथी होंगे उनसे मैं आप लोगों का परिचय कराऊं उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, और फिर बाद में शार्दुल आप लोगों को जो सुर्खियां हैं वो बताएंगे। विकास भी मेरे साथ हैं स्टूडियो में, और बहुत जल्द 2 हमारे साथी जुड़ने वाले हैं मेहमान बतौर। कल्लोल भट्टाचार्य जी जर्नलिस्ट हैं, द हिंदू में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, फॉरेन पॉलिसी पर दखल रखते हैं, तो कल्लोल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही हमारे साथ आकृति भाटिया, डॉक्टर आकृति भाटिया, जो जेएनयू में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं, पीएचडी होल्डर हैं, वो भी जुड़ेंगी। और जो हम महत्वपूर्ण 2 विषयों पर बात करने वाले हैं इस हफ्ते की चर्चा में, वो है एक तो गिग वर्कर्स को लेकर सरकार का एक नया आदेश आया है। और काफ़ी समय से गिग वर्कर्स, जो पूरी इकोनॉमी है, जो पूरी अर्थव्यवस्था है, इनके इर्द गिर्द असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और मजदूरों की, उस पर बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा पूरी दुनिया में जो इस समय एक किस्म की अनिश्चितता पैदा की गई है, युद्ध के और तनाव के माहौल कई मोर्चों पर हैं। यूरोप भी एक तरह से तनाव के मुहाने पर, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि नेटो और यूरोप के जो पुराने संगी साथी थे वो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा ईरान के मोर्चे पर अमेरिका के दखल की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर एशिया में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता दिख रहा है। ऑलरेडी यूक्रेन का चल रहा है, आप लोगों ने देखा ही है। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया वो ऑलरेडी उस पर बातचीत हो चुकी है। तो इन्हीं परिस्थितियों पर हमारी बातचीत रहेगी आज मुख्य रूप से, और ये मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील ज़रूर करना चाह रहा हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर इस पर विचार करें और इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें, ज़रूर हमारे सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि पत्रकारिता अब उस स्थिति में है इस देश में जहाँ पर इसको सरकारों के, कॉरपोरेशन के चंगुल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव है जब आप जैसे जो सुधी पाठक हैं, जो दर्शक हैं, जो जर्नलिज्म में जिनका भरोसा है, जनहित की पत्रकारिता में जिनका यकीन है, वो इसमें अपना हस्तक्षेप बढ़ाएं, वो इसमें अपना निवेश करें, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे प्लेटफॉर्म को मजबूत करें, ताकि पत्रकारिता आपके पैसों से चले, आपके खर्च से आज़ाद रहे और सरकारों और कॉरपोरेट के दबाव से मुक्त रहे। तो हमारी जो बातचीत का पहला विषय है वो यही है, जो अमेरिका, ईरान, वेनेजुएला के बाद परिस्थितियां जो पैदा हुई, इसके अलावा ग्रीनलैंड में अमेरिका का जो रुख है ग्रीनलैंड को लेकर, इस सब पर हमारी बातचीत होगी। और हमारे साथ मैंने बताया था आपको कि द हिंदू के जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ जर्नलिस्ट हैं, कल्लोल जुड़ेंगे, और कल्लोल अब हमारे साथ हैं। तो कल्लोल, इस नज़रिए से थोड़ा हमें समझाएं कि हम दुनिया को किस ओर जाता देख रहे हैं, और क्या इसमें कुछ बेटर सेंस, कुछ लॉजिकल सेंस, कुछ अच्छी चीज़ें जो चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने वाली, या इन तनावों को कम करने वाले तत्व, लीडरशिप, स्टेट्समैनशिप कहीं मौजूद है, कहीं कोई रोशनी दिख रही है जो इसको डाई डाउन करके और एक सही रास्ते पर, पटरी पर फिर से बिगड़ चुकी चीज़ों को ला सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इस संदर्भ में याद रखना चाहिए वो ये कि जो गड़बड़ी हर देश की हम बात कर रहे हैं, ये सब देश डेमोक्रेसी रहे। बिल्कुल। अगर हम ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स की बात करें, चाइना की बात करें या फिर रशिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया का बात करें, तो वो एक अलग डिस्कशन। हाँ। बात ये है कि डेमोक्रेसीज में क्या हो गया, डेमोक्रेटिक स्टेट्स को क्या हो गया कि वो ऑथोरिटेरियन स्टेट्स बन गए। राइट। ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई एक आर्म रिबेलियन करके आए या फिर वो कोई फौजी खूब के जरिए आए, बने एक राष्ट्रपति है। नहीं, वो इस तरीके से नहीं आए। वो बाकायदा एक लेजिटिमेट इलेक्शन जीतकर राष्ट्रपति बने।
तो बात ये होता है कि ऐसे जब आप एक राष्ट्रपति बनने के बाद जो आपका जो पावर और आपकी जो टेंडेंसीज है, अगर उसको आपने लेजिटिमेसी दे दी है एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए, इसको मागा कहा जा रहा है आजकल अमेरिका में, तो ये जो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज है, ये ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज सपोर्टेड बाय डेमोक्रेसी है। और ये जो एस्टैब्लिश्ड ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स है, जैसे मान लीजिए चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट स्टेट कहता है, या फिर माओइस्ट उनके जो ओरिजिन्स है उसको लेके वो हमेशा अपने आप को डिफाइन करता है। तो ये ऑथोरिटेरियन स्टेट्स बहुत अलग किस्म के हैं, क्योंकि उनमें वो मॉरल ताकत नहीं है जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑथोरिटेरियन लीडर में है। क्योंकि वो एक ऐसे शख्स, ऐसे एक हुकूमत बनाने की शक्ति रखता है जिसमें वो अपने मर्जी से ही नहीं, वो लोगों के मर्जी से राज कर रहा है। और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो इलेक्टोरेट है, वो भी चाहते हैं कि ट्रंप ज्यादा से ज्यादा इसी रास्ते पर चलते रहे और ऐसे ही वो स्टेट्स को एक्वायर करते रहे। जैसे ग्रीनलैंड की बात हो रही है, क्यूबा का बात हो रहा है आजकल, क्यूबा शायद अगला निशाना है। तो ये बहुत ही कंपैरेबल है हिटलर के साथ, क्योंकि आप सबको याद है हिटलर भी इलेक्शन जीत कर आए थे। नेटो को छिन्न भिन्न करने में अमेरिका को क्या फायदा या नफा या नुकसान हो सकता है? सिर्फ एनर्जी कंसर्न यही एक वजह है और भी कुछ चीजें आपको दिखती हैं? जो कोल्ड वॉर का जमाना था उस वक्त नेटो के लिए बहुत सारे काम यूरोप में होते थे। कोल्ड वॉर के बाद आप देखते जाइए नेटो ने क्या किया। जो युगोस्लाविया में जो बॉम्बिंग्स हुए 99 में, यस, उसके बाद जो बाकी जो कैंपेन्स, बल्कान कैंपेन्स जो हुए, वो कोसोवो का रहा, या फिर उसके बाद वो नेटो यूरोप से दूर जाता रहा। वो अफगानिस्तान पहुंच के, अफगानिस्तान में नेटो का क्या काम था? राइट। अफगानिस्तान में नेटो अपना ताकत दिखा रहा था कि अफगानिस्तान में इतने सालों तक, 20 साल तक नेटो के फोर्सेस अफगानिस्तान में स्टेशन थे। अमेरिकन फोर्सेस उसको लीड कर रहे थे, पर उसमें तो डेनिश फोर्सेस भी थे, ऑस्ट्रेलिया के फोर्सेस थे, यूके के फोर्सेस थे, सब वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे थे। राइट। तो इन्होंने भी अपना जो जिसको हम एक कहते हैं ना कि बहती पानी में हाथ धोने वाली बात है, यूरोप ने भी बहुत फायदा उठाया। बिल्कुल। आज मौका ये है, समय ऐसा इनको सबक सिखा रहा है कि जो जिसके साथ हाथ मिलाकर पिछले 30 साल में इन्होंने नॉन नेटो वाली हरकतें की है, बिल्कुल। आज वही ताकत इनको कह रहा है कि जी देखिए, अब हमारे पास आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं बच गया है। अब यूरोप को, वो होता है ना महाभारत में हमारे जो कुछ किरदार है ना, बकासुर और अलग अलग किस्म के असुर, जिनको हर हफ्ते हर महीने नया एक असुर चाहिए। हाँ, इस तरह के मतलब मिथोलॉजी से ऐसा दिखाई देता है कि अब वो जो ताकतें हैं, अब यूरोप को कह रहा है कि अब तुम्हारी बारी है। नेटो के साथ दिक्कत अमेरिका की अब ये है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां असमानता बढ़ रही है आर्थिक बहुत तेजी से। हमें हिंदुस्तान में लगती है वहां पे और भी ज्यादा कई मामलों में आर्थिक असमानता, लेकिन वहाँ सोशल बेस लाइन ऊपर है पर कैपिटा का। लेकिन जैसे अफगानिस्तान का जिक्र कलोल ने किया तो मुझे याद आया, आंकड़ा मैंने लिख लिया था याद करके, कि अगर आप देखें डेनिश सैनिक के, जो अब ग्रीनलैंड और डेनमार्क की बात हो रही है, तो डेनिश आई थिंक 53 या 54 सैनिक अफगानिस्तान में मरे थे, जो नंबर ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आप उनकी जनसंख्या और पर कैपिटा से देखें तो उन्होंने अपने पर कैपिटा के हिसाब से अमेरिका से ज़्यादा नागरिक खोए लड़ाई में। तो नेटो में लेकिन जो चीफ सरदार था हमेशा से वो अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका के पास सैन्य बल है। और इन लोगों ने एक तरह से आउटसोर्स कर दी अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हें लगा कि भाई हम आपस में रखते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो बिल्कुल मॉडर्न। और इसीलिए आपको दिखता है कि वहाँ सिक्योरिटी खर्चे के बिना सोशल सिक्योरिटी दुनिया में कई मामलों में सबसे अच्छी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी उसमें, हालांकि वो पूरी तरह से नेटो में सब नहीं है, स्वीडन आ गया है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अमेरिका में पॉलिटिकल जो बंटवारा है, जो लालच है, वो इतना बढ़ गया है कि उसमें ट्रंप को दोबारा ला दिया। और दोबारा ट्रंप के इस सब की हरकतों की दो वजह बताई जा रही है। पूरी तरह से तो ट्रंप क्या करते हैं हमने कई बार मजाक में भी कहा, पर सीरियसली अगर आप कहें तो ये कोई नहीं बता सकता कि वो पूरी तरह से क्यों कर रहे हैं किसी काम को। ये ट्रंप की फितरत है, वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर है। अमेरिका ने एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने ऐसा तंत्र विकसित कर लिया है कम से कम, जैसे अभी वेनेजुएला की कार्रवाई देखें या बाकी इससे पहले अफगानिस्तान या इराक का भी देखें, कि वो
अपने खुफिया तंत्र और बाकी सैन्य शक्ति के जरिए कि वो एकदम से एक चीज़ तो कर सकते हैं कि वहाँ से किसी को एक्सट्रैक्ट करके ले आएंगे और अपने देश में एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन ये अलग तरीके की पावर है। लड़ाई लड़ने वाला मामला बिल्कुल पूरा अलग है। और दूसरा इसमें ये है कि जो अब जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद राष्ट्रसंघ बना था, लेकिन वो दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाया। फिर हमने संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस बना था, लेकिन हाँ वो दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध उसके बाद भी हुआ। और अब जो है जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में परिस्थितियां बन रही हैं और जो हम बार बार इशारा भी कर रहे हैं, आपने पिछली बार पिन पॉइंटेड सवाल भी किया था कि अमेरिका युद्ध तो शुरू नहीं करने जा रहा, और इवन ट्रम्प भी जो है वो भी कोई ख़ास नतीजे नहीं ला पा रहे हैं। वो आप उन्होंने यूक्रेन में जिस तरीके से मध्यस्थता करने की कोशिश की, उसको किसी नतीजे पे नहीं छोड़ा। हमास वाला मामला उन्होंने लटका के छोड़ दिया। वेनेजुएला का अभी हम देखना ही क्या होना। तो मुझे नहीं लगता है कि जो युद्ध जीतना है तो छोड़िए, आप बाकी भी उनकी फॉरेन पॉलिसी भी, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं, तो मुझे लगता है अमेरिका के साथ भी वो फॉरेन चीज़ों को ठीक से रीड नहीं कर पा रहे। वो ताकत एक है कि आप किसी देश में जाके वहाँ से कुछ सेकंडों के 2 घंटे 4 घंटे का मिशन करके वहाँ से किसी को निकाल लाएं या वहाँ से किसी को कैप्चर कर लाएं, लेकिन उस चीज़ को डिसाइसिव तरीके से आगे ले जाना, उसमें बहुत फर्क है। हमारे साथ आकृति भाटिया जुड़ी हैं। डॉक्टर आकृति भाटिया जेएनयू में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, हमें थोड़ा सा इस विषय पर बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आकृति आपका। ये जो पूरी स्थिति हुई और जिसको लेकर एक छोटी सी मुहिम हुई और न्यू ईयर के आसपास बहुत सारे देश के गिग वर्कर्स ने एक हड़ताल का ऐलान किया। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग एक संगठित हड़ताल कर पाने की स्थिति में हैं भी या नहीं, लेकिन इनके साथ जो बर्ताव है, सबसे पहले आकृति मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पूरा है सरकार, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आकर कैसे काम करती हैं कि इतनी असुरक्षा में इन लोगों को काम करना पड़ता है। हमारे देश में रोजगार को लेकर एक बड़ी विकट स्थिति है कि बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं लेकिन रोजगार नहीं है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कम से कम रोजगार तो दे रहे हैं, पर वो किस कीमत पर रोजगार दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा हमें समझाएं आप। एक स्टडी मैं कोट करना चाहूंगी, हमारी संस्था पैगाम ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की मदद से ये लास्ट 2024 में इसका लॉन्च हुआ था। 10,000 डिलीवरी पर्सन से हमने इसमें लगभग जो है 45 सवाल थे जिसके ऊपर हमने उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बातचीत की थी। तो उसमें पाया गया था कि 80% वर्कर्स जो हैं वो 10 घंटों से अधिक काम करते हैं और 30% से अधिक 14 घंटों से अधिक काम कर रहे हैं। और वहीं सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था ड्राइवर्स का, वो बोल रहे हैं कि हम 15,000 रुपए भी नहीं घर लेके जा पा रहे हैं महीने के अंत में, जिसमें वो जिनमें कई तरह की किश्तें और कार की मेंटेनेंस और तमाम, मैं ओला उबर ड्राइवर्स की बात कर रही हूँ, ऐप आधारित जो काम करते हैं। और वहीं डिलीवरी पर्सन्स की मैं बात करूं तो आप 10,000 रुपए प्रति मंथ में वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये न्यूनतम वेतन से बहुत कम है और इसमें घर के कोई खर्चे कैसे निकलते होंगे, सोचने वाली बात है। और इतने घंटे सड़क पे रहना और जो रिस्क पूरी तरीके से, हम सोचते हैं कि चलो प्रदूषण में कौन जाए, दिल्ली में कौन जो है इतनी सर्दी में जाए, कौन इतनी गर्मी में जाए, कौन, और व्हीकल का खर्चा अपना उनका होता है इसमें, ये जो कमा भी रहे हो व्हीकल का खर्चा उनका अपना है सारा। हाँ, व्हीकल के खर्चे उनके हैं, स्मार्टफोन रिचार्ज, और हम समझते बहुत लो इन्वेस्टमेंट चीज है, ऐसा नहीं है। उनको बैटरी बैंक भी लेके जाना पड़ता है और उनको तमाम कहीं रुक रुक के चार्ज भी करना पड़ता है क्योंकि लगातार ऐप चल रही है। स्मार्टफोन अक्सर इनकी चोरी हो जाते हैं। तो रिस्क और सेफ्टी को जो आउटसोर्स और एक्सटर्नलाइज कर दिया है, खास तौर पे जो हमारे भारत का मध्यम वर्ग है जिसको हम बहुत सेलिब्रेट करके समझते हैं, और ये बड़ा स्पेसिफिक है इंडियन मार्केट्स में। जो क्विक कॉमर्स और 10 मिनट का है, ऐसा आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हमारे कुछ कैनपा से इंटर्न्स आए थे, वो सरप्राइज थे और वो काफी खुश भी थे वो सुविधाओं का मतलब आनंद उठा के। पर वो बोल रहे थे कि वहां तो जितना जल्दी हम कुछ, अगर हमें कुछ ऐसा इमरजेंसी बाइंग करना है तो उसके लिए हमें कई गुना पे करना पड़ता है, कई गुना। तो वो सिर्फ मेडिकल चीजें जो हैं, केमिस्ट रिलेटेड और इस तरह की चीजें हैं। सरकार ने 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड लगा के पहले तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने गिग वर्कर्स को जो है राइट दे दिए हैं, अब उनको बेनिफिट है। तो सरकार ने कागजों में अपना काम पूरा कर दिया है।
अब दिक्कत है वो जो डे टू डे अफेयर की, और उसको हम पिछली बार भी जब बात कर रहे थे तो यही कि सरकार ने कोई इम्प्लीमेंट का मैकेनिज्म तैयार नहीं किया। जैसे ट्रेडिशनल वर्कफोर्स में क्या है कि अगर मैं किसी के यहाँ काम करने गया, मुझे मजदूरी चाहिए और मजदूरी नहीं दे रहा, तो लेबर कोर्ट में मैं जा सकता हूँ। गिग वर्कर लेबर कोर्ट तो नहीं जा सकता। तो वो एक बड़ा इशू है जो मुझे लगता है। और दूसरा, इसमें पिछली बार में मैंने कहा था कि इसको जैसे जो ट्रेडिशनल काम है लेबर के, मजदूरी के, उनमें संभवतः उसके साथ एक शेम जोड़ दी गई है। जो गिग वर्कर के साथ लोगों को लगता है कि ये तो नया काम है और इसमें अपना काम है। जो मार्केटिंग जिस तरीके से हुई शुरुआत में कि आपका अपना काम है, 2 घंटे करना है 2 घंटे करो, 4 घंटे करना है 4 घंटे करो, लेकिन आप किसी के यहाँ मजदूरी पे जाते हैं तब सामने वाले को लगता है कि नहीं, ठीक आदमी नहीं है तो मजदूर है। ये बिल्कुल कहते हैं ना विशुद्ध पूंजीवाद और टेक का मिक्सचर है कि आपको एम्प्लॉय पे खर्चा भी, डेली एक्सपेंस भी, उनके जो सिक्योरिटी देनी पड़ती है वो भी ना देने पड़े। वो कहने को कॉन्ट्रैक्टर हैं बट आप सब कुछ डिक्टेट करते हैं। उनसे कुछ गलती हो जाए तो आप जिम्मेदार नहीं, लेकिन कुछ अच्छा जरा सा हो तो आप उसमें से सबसे पहले अपना कट ले लेते हैं। सॉर्ट ऑफ आरएसएस वाला स्ट्रक्चर, गड़बड़ होते ही साइड कर दो उसको। अतुल ज्यादा कहते हैं उसको, पर मुझे याद आ गया वही फड्डा है। जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, हमने कन्नी काटी भी, हमारा कोई लेना देना नहीं, आप तो स्वतंत्र व्यक्ति हैं। हमने कोई 54 का कोई सदस्यता पत्र थोड़ा ही दस्तखत किया है। हाँ, मेंबरशिप कार्ड कोई है नहीं हमारा। पर देखिए इसमें अगर आप देखेंगे धीरे धीरे, और आपको याद होगा ऑफिस भी नहीं है। हाँ, कोई आपको मानवीय आराम और जरा सी भी जो आपको कि आप उनके काम से अपना पैसा कमा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी जरा सी भी न लेनी पड़े। मुझे इससे याद आया, या जैसे बंधुआ मजदूर या दासत्व हुआ करता था, या फिर सर्कस के चूहे वाला एग्जांपल कि वो तब तक भागता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा। आराम उसके जीवन का नहीं है। आप उससे तब तक ये तो परफेक्ट प्योर रेट रेस है ना। ये वो तक आप किसी वजह से रुक न जाए, मशीन में खराब हो जाए या शरीर में खराब हो जाए। आप अनप्रिविलेज्ड को, भले ही वो चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो पैसे से हो, या फिर पहुंच से हो, जिसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, वो नीचे से काम करके ऊपर उठना चाह रहा है, आप उससे तब तक काम लें जब तक वो खत्म ना हो जाए। और उसकी जगह लेने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत इंसान है, वो एक जाएगा 10 आ जाएंगे, क्योंकि वो काम ऐसा है। जैसे आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसे मैं पढ़ रहा था, उनके 700 रुपये बचे, लेकिन जो खर्च मिला के 500 भी नहीं बचे। 562 या 564 का कुछ आंकड़ा जो तो उनकी टोटल घर पे ले जा पाए वो। और मुझे समझ में 3 दिन में 500 रुपए या 700 रुपए, आप खुद सोच के देखिए कि कितनी बड़ी रकम है 703 दिन में। मतलब 3 दिन की कमाई। एक जनरल जो दिहाड़ी पर लेबर भी काम करता है 500 रुपए 400 रुपए 500 रुपए मिलता है, लेकिन ये 300 रुपए भी नहीं आया। महीना एवरेज माना जाता है 30 रुपए माना जाता है, और 30 दिनों का माना जाता है। अगर 3 दिन में 562, अगर हम इसे मान ले हाइपोथेटिकल, तो 30 दिन के हुए 5620 हुए बस। ये बहुत कम है। ये जो सुविधा है, ये सुविधा का जो 10 मिनट वाला हिस्सा है ना, ये बेसिकली मिसयूज है सुविधा का। और थोड़ा सा उस सारे पूरे मिडिल क्लास से जो बड़े शहरों में बैठा है, जिसके अकाउंट में पैसे हैं, जिसके पास थोड़ा सा पैसे हैं, उसको थोड़ा सा सोचने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है अपने पूरे बर्ताव को, कि 10 मिनट के अंदर ही कोई चीज़ आपके घर में क्यों आ जानी चाहिए। हम कोई बहुत गुजरे ज़माने की, बहुत दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ एक बार शाम को सब्जी लेने के लिए निकलते थे, बाजार में जाकर लेकर आते थे लोग। हफ्ते में 1 दिन मार्केट होती थी, और बहुत सामान, ग्रॉसरी जैसी बहुत ऐसी चीज़ें थी जिनकी महीने में 1 बार ख़रीदारी होती थी, तो उसके लिए भी इंतज़ार होता था। तो ये जो 10 मिनट का पूरा चक्कर है कि आपको अभी चाहिए और इमीडिएट चाहिए, इससे भी बचे। थोड़ा सा अपने आस पड़ोस के किराने की, सब्जी की दुकानों पर जाएं, सब्जी वाले ठेले पर जाएं, उतर कर जाएं थोड़ा सा। और ये एक बड़ी आपदा का भी संकेत है। बड़ी आपदा का संकेत नहीं है, बड़ी आपदा ऑलरेडी घर के अंदर मेन गेट से एंटर कर चुकी है। और वो आपदा क्या है? बैठे बैठे आपका एक बड़ी सुंदर स्टडी है, मैंने पढ़ी, और बहुत लंबी नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी है। और वो स्टडी बताती है कि क्यों यूरोप ज़्यादा स्वस्थ है अमेरिका के मुकाबले। और उसके जड़ में
यही महत्वपूर्ण, यही जो 10 मिनट के अंदर आपको चाहिए जो चीज़, वही इसकी जड़ है। वो कैसे है कि यूरोप के जो शहर हैं वो पैदल चलने के लिए, साइकिल वालों के लिए, मेहनत करने वालों के हिसाब से डिज़ाइन है। अमेरिका के जो सड़कें हैं, जो शहर हैं, वो कार से मार्केट तक जाने के लिए डिज़ाइंड है। एकदम वही चीज़ इस ऐप बेस्ड इकोनॉमी में है। आप इसका एक ही सुखद पहलू हो सकता है, और ये फेलियर भी है कि इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, और वो कितना अमानवीय तरीके से मिला है इसको अभी आकृति ने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा दिया है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।